Hello dear student, myself Sujata Khara. Today I am going to start the second chapter that is agriculture and industrial development. अभी इस चैप्टर में आज के वीडियो में आज मैं सिर्फ फोकस करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर में। टॉपिक वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिफाइन करना चाहती हूँ कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या है। तो एग्रीकल्चर इज द आर्ट्स एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग वेरियस क्रॉप्स एंड रेयरिंग एनिमल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर में कोई भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन लिया जा सकता है, उसके साथ लाइव स्टॉक रेयरिंग भी, जैसे बहुत सारे एनिमल्स है उनको पाला जाता है। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत सालों से चलती आ रही है, उसके बहुत सारी एविडेंस भी मिले हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर किया जाता था, उसके बाद चाइना में 10,000 सालों से एग्रीकल्चर की जाती है, तो उसके बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। उसके बाद इजिप्ट का सिविलाइजेशन भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, वहाँ भी एविडेंस मिले हैं कि वहाँ भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की जाती है। तो उस टाइम से लेके आज तक एग्रीकल्चर में बहुत सारा बदलाव आया है, लेकिन आज भी कुछ जगह ऐसी होती है कि यहाँ आज भी ट्रेडिशनल टाइप का फार्मिंग किया जाता है, और दूसरी एक जगह ऐसी जगह है कि जहाँ बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया है। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तफावत है और उसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। आज भी बहुत सारी डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। उनके कंट्री में सबसे ज़्यादा इनकम एग्रीकल्चर से आता है। जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत सारा जीडीपी हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से ही आता है। आज भी हमारे इंडिया में फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, उसके बाद फ्लावर को एक्सपोर्ट किया जाता है और उससे हमारे कंट्री को बहुत ज़्यादा इनकम मिलता है। उसके बाद आज भी बहुत सारे कंट्रीज़ में, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, ऐसे कंट्री में आज भी बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते हैं। और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन फूड प्रोडक्शन का होता है, जिसमें ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद सारे कंट्री अभी एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं कि कौन से कंट्री में ग्रेन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कौन से कंट्री में ये फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, बिकॉज दे वांट टू एक्सपोर्ट दैट टू द अदर कंट्री। दिस इज़ द वन केस। और बाकी के जो तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, उनके यहाँ पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है और उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन की ज़रूरत हो गई है। उसके वजह से कंट्रीज़ क्या कर रही है, दे आर प्लानिंग सम स्ट्रैटेजीज। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था और उस ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ है, धीरे धीरे हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हो गया है और फूड प्रोडक्शन बढ़ गया है। नाउ वी आर ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट एंड टुडे लाइक हमारे इंडिया से बहुत सारे चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें ग्रेन्स है, उसके बाद शुगर, उसके बाद वेजिटेबल, फ्रूट्स, इनका आज हमारी इंडिया एक्सपोर्ट करती है अदर्स कंट्रीज़ को। अभी देखो, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है बहुत सालों से इंडिया में की जाती है और वर्ल्ड में भी वो प्रैक्टिस की जा रही है। तो उसके टाइप्स, उसमें क्या क्या डिफरेंस है वो हम आज डिटेल में देखेंगे। तो देखो, पहला वाला जो टाइप्स है उसमें आता है सिंपल सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, अदरवाइज स्लैश एंड बर्न फार्मिंग ऐसे भी कहते हैं। अभी इसका नाम देखो, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शिफ्ट हो रहा है? नहीं, ऐसे तो कुछ होता नहीं है। तो इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्यों कहते हैं? देखो, ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है ट्राइबल लोग करते हैं। ट्राइबल लोग क्या करते हैं, जंगल में फार्मिंग करने के लिए एक स्पेसिफिक लैंड को कट करते हैं, उसको जला देते हैं और वहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू करते हैं। उसके बाद 2 साल वहाँ एग्रीकल्चर करने के बाद उनको लगता है कि इस लैंड की फर्टिलिटी कम हो गई है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, फिर से दूसरी जगह ढूंढ लेते हैं और वहाँ जाके फिर से एग्रीकल्चर के लिए नया लैंड बना लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो एग्रीकल्चर का लैंड है वो एक ही जगह पे परमानेंट नहीं है, वो हमेशा 2 साल में 3 साल में वो क्या करते हैं, ट्राइबल लोग उसको शिफ्ट करते रहते हैं। उसके वजह से कहते हैं उसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर।
उसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, क्योंकि उसकी शुरुआत ही वहाँ के पेड़ काटने से, उनको जलाने से होती है। उसके वजह से उसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, आज भी ट्राइबल लोग क्या करते हैं, प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पूर्वज जैसे पत्थर से बनाए हुए हथियार का इस्तेमाल करते थे, लकड़ी से बनाए हुए हथियार का इस्तेमाल करते थे, ऐसे ही आज भी ट्राइबल लोग इस ट्रेडिशनल टूल्स का एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। उससे जो प्रोडक्शन आता है वो बहुत कम होता है, लेकिन उससे उनका गुजारा होता है। उसके वजह से उसको कहते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इस टाइप के एग्रीकल्चर इंडिया में बहुत सारे ट्राइबल लोग करते हैं, और जहाँ भी फॉरेस्ट एरिया है वहाँ आपको ये सिंपल सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखने को मिलेगा। अभी सेकंड आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अभी आप फोटो में देख रहे हो कि ये जो फार्मर दिख रहा है वो फार्मर कौन है, इंडियन फार्मर है। तो इस टाइप की जो एग्रीकल्चर है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इट्स जो बेसिकली इंडिया जैसी जगह पे, इंडिया जैसी कंट्री में मिलती है। इंडिया जैसी मीन्स व्हाट, जैसे जिस कंट्री में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अभी इसका मतलब क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी का, जैसे लैंड कम है और कम लैंड में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, उसको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसको कहते हैं उस एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन डेंसिटी। अभी हम इंडिया के बारे में बात करते हैं कि अगर हम पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे तो इंडिया का रैंक कितना आता है, यस इट्स द सेकेंड रैंकिंग। और अगर हम एरिया के बारे में बात करेंगे तो इंडिया का रैंक कितना आएगा, इट इज़ द 7th वन। तो इतना कम लैंड हमारे पास है, उसमें से बहुत सारा लैंड जैसे इट इज़ जैसे माउंटेन एरिया में आता है, उसके बाद डेजर्ट है, बैक वाटर है, रिवर्स का लैंड है, ये सारा लैंड छोड़ के बहुत कम लैंड एग्रीकल्चर के लिए बचता है। वो एक दिक्कत है कि एक्चुअली इंडिया में लैंड कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अनदर थिंग, हमारे इंडिया में जो 2 भाई होते हैं उनमें लैंड को डिवाइड किया जाता है, और वो जो लैंड है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास होता है। तो जैसे जैसे ये जनरेशन से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ये लैंड पास होता है, तो धीरे धीरे इस लैंड को डिवाइड करने की वजह से लैंड का साइज कम होता है, उसको कहते हैं लैंड होल्डिंग साइज। ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारे जो फार्मर हैं उनको कहते हैं मार्जिनल फार्मर, क्योंकि उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। अभी ये फार्मर्स क्या करते हैं, एक तो उनके पास ज़मीन कम है तो 1 इंच भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो सारी ज़मीन को वो कसते हैं। उसके बाद उनकी पूरी फैमिली उस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है। आज भी ये फार्मर ट्रेडिशनल मेथड टूल्स का इस्तेमाल उस फार्मिंग में करते हैं, लेकिन उसके साथ वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हाई यील्ड वैरायटी सीड, पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखो ये जो एग्रीकल्चर है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर। लेकिन इतना सब इनपुट देने के बाद, इतने सारे लोग उस फार्म में काम करने के बाद, जो लैंड की साइज़ है बहुत छोटी है, उसके वजह से जो इनकम मिलता है वो बहुत कम होता है। और उसके बाद जो खेत में काम करने वाले लोग होते हैं वो लेबर कॉस्ट बहुत कम है। ठीक है, तो बहुत कम लेबर कॉस्ट में लोग वहाँ काम करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ काम करते हैं। उसके वजह से ये जो एग्रीकल्चर है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन उससे जो इनकम मिलता है उससे फार्मर उसका गुजारा चला लेता है। सो दिस इज़ जस्ट सफिशिएंट, दिस इज़ जस्ट फॉर हिज लाइवलीहुड, इट विल नॉट गिव एक्स्ट्रा इनकम टू द फार्मर। उसकी वजह से हमारे इंडिया में आज भी बहुत सारे लोग जो फार्मर है वो लोन और ये सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और बहुत सारे फार्मर्स का सुसाइड होता है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फार्मर्स सुसाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फार्मिंग में हम देखते हैं कि एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड फार्मिंग। अभी एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड फार्मिंग जो हमने इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में देखा था उसके टोटली अपोजिट है एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड। एक्सटेंसिव का मतलब क्या है, बहुत बड़े पैमाने पे। एग्जाम्पल में मैंने कंट्री का नाम दिया है रशिया। नाउ एवरीबडी नोज कि सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है एरिया वाइज, यस दैट इज़ द रशिया।
लेकिन कंपैरेटिवली रशिया का पॉपुलेशन कम है और दूसरी बात रशिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो रशिया का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में बिजी रहता है, उसकी वजह से वहाँ फार्मिंग करने के लिए बहुत कम लोग मिलते हैं। उसके वजह से ऐसे कंट्री में जो फार्मिंग है वो वहाँ मशीनरीज के हेल्प से किया जाता है, उसके वजह से उसको कहते हैं मैकेनाइज्ड फार्मिंग। एक ही सिंगल क्रॉप लिया जाता है और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है अदर कंट्रीज़ को। तो ये बहुत प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर है और एक ही फार्मर के पास बहुत ज़्यादा लैंड होता है, 200 हेक्टर 500 हेक्टर्स। तो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी ऐसी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होती है, इस जगह पे एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड फार्मिंग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में लाइवस्टॉक रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर डन ऑन द सेम लैंड। अभी इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि क्रॉप के कल्टीवेशन के साथ लाइवस्टॉक रेयरिंग भी किया जाता है। अभी लाइवस्टॉक रेयरिंग में क्या आता है, जैसे कैटल्स होते हैं, बफेलो, उसके बाद ये सारे जो शीप गोट इनको सबका लाइवस्टॉक रेयरिंग किया जाता है। उसके पीछे पर्पस हो सकता है, एक तो मिल्क पर्पस हो सकता है, नहीं तो मीट पर्पस हो सकता है, तो ये डिपेंड है। तो अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज में इनको ज़्यादा डिमांड होती है, मीट को ज़्यादा डिमांड होती है, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड होती है और ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है। उसके वजह से एक्चुअली मेन पर्पस होता है लाइवस्टॉक रेयरिंग और उनको फीड करने के लिए वहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की जाती है, जैसे ओट गेहूँ ऐसे प्रोडक्शन वहाँ किए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे का पर्पस टू फीड द एनिमल। ठीक है, तो ऐसे एग्रीकल्चर को कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। अभी लास्ट वन आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन में टी, कॉफ़ी, रबर, बनाना, तो इसमें बहुत सारे बाकी के भी प्लांट्स आते हैं। तो उसमें प्लांटेशन मेथड यूज़ करके एग्रीकल्चर किया जाता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर की ये खासियत ये है कि वो एक स्पेसिफिक रीजन में ही किया जाता है, स्पेशली इन हिली रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन। जैसे हमारे इंडिया में आसाम में चाय का प्रोडक्शन किया जाता है, कर्नाटक में कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है, केरल में स्पाइसेस का प्रोडक्शन किया जाता है। तो स्पेसिफिक रीजन में ही ये प्लांटेशन होता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांटेशन मेथड भी एक एग्रीकल्चर टाइप है और इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद बहुत सालों तक ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आता है। तो आज जो कुछ डिस्कस हुआ है मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि आज हमने मेजर टाइप्स में डिस्कस किया है। द फर्स्ट वन वाज द slash and burn agriculture, it's known as a shifting agriculture also. The second one was the intensive subsistence agriculture, जो फार्मर का गुजारा करने के लिए काफ़ी होता है। तीसरा था एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड फार्मिंग, लोगों की कमी होने की वजह से पूरे मशीनरीज़ का यूज़ करके, हाईली मैकेनाइज्ड मशीनरीज़ का यूज़ करके फार्मिंग किया जाता है। फोर्थ वन वॉज द मिक्स्ड फार्मिंग, उसमें लाइवस्टॉक रेयरिंग के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ द प्लांटेशन, जहाँ टी, कॉफ़ी, रबर जैसे प्लांट्स का प्रोडक्शन किया जाता है और इट इज़ वन ऑफ द प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर। आई होप you have understand this video. If you have any doubts and queries, please comment below. Thank you very much.